विज्ञान भवन में हुआ नवम राष्ट्रीय अटल सम्मान समारोह। देश विदेश की 12 विभूतियों को दिए गए अटल सम्मान। प्रसिद्ध कथावाचक अजय भाई ने अटल गाथा के दौरान किया अटल बिहारी की कविताओं का संगीतमय वाचन। और कुछ हो सकता है जो बड़ी बड़ी बातें आपने बड़े बड़े लोग उसने सुनी हो, एक छोटा सा सिपाही भी याद रखना। जिन्होंने धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी अलग पहचान बनाकर देश के माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के सीएम परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कन्हैया मित्तल जी को प्रतिभा को सराहा है। आज के पहले हमारी शुरुआत कन्हैया मित्तल जी के साथ हो रही है। मैं निवेदन करूंगा, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। अगर संस्कृति से प्यार करते हैं, भक्ति से प्यार करते हैं, ईश्वर से, बाबा से प्यार करते हैं, तो आज यह फल आपको मिला है आदरणीय कन्हैया मित्तल जी को। जय श्री श्याम। जय और इस अवार्ड की विशेषता है कि हर बार कुछ न कुछ करने के लिए कन्हैया मित्तल जी भरोसा, इनके करिश्मा, इंसान और धर्म के प्रति लगाव को देखते हुए इनकी प्रेरणा समारोह में सम्मानित करा गया, कैसा मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और भजनों के क्षेत्र से मैं आता हूँ और भजनों को सम्मानित करना ये देश के अंदर परंपरा रही है और वही कार्य अब हुआ है। और अटल जी भी खुद कविता गाते भी थे, करते भी थे, सुनते भी थे, तो उन्हीं के इस सम्मान से मुझे सुशोभित किया गया है, जो कि मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। कन्हैया जी, आपने गाना गाया था जो राम इसकी प्रेरणा आपको कैसे? देखिए, राम के काम के लिए कभी प्रेरणा नहीं होती, राम का आदेश होता है। और मैं सच बताऊं तो जिस तरीके से मुझे याद है 6 दिसंबर को छत्तीसगढ़ था मैं, और वहाँ राम जी का भव्य मंदिर बना। मैंने वहाँ पूछा कि किसने बनाया, तो बोले कुछ नेताओं ने बनाया, कुछ लोगों ने बनाया। तो मेरे मन ने कहा जब कहाँ ऐसे नेता तो पूरे देश में ऐसे नेता चाहिए जो राम मंदिर के लिए काम। वहीं से मैंने इसको आज नाम से उनका मैं भजन गाता हूँ। और प्रथम भजन हनुमान जी के चरणों में गाया था, उसके बाद खाटू श्याम जी का भजन सन 99 से मैं गा रहा हूँ। आज लगभग 25 साल मुझे बाबा के भजन गाते हुए हम अपने आप को अच्छा महसूस करते कि युवाओं को मैसेज है कि जिस तरीके से आप लगे हुए हैं उसी प्रकार लगे रहें, आप मुस्कुराते रहें, चलते रहें। सभी को सम्मानित होकर अच्छा लगता है, और जब किसी विशेष व्यक्ति के नाम के साथ आप जुड़कर कुछ सम्मान पाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, समाज का सहयोग स्मरण आता है। तो इसलिए ये सम्मान उन सभी के लिए है जो अच्छे काम करते हैं। आज आपने अटल कथा गाई थी, उसे तो अटल गाथा हमें तो लगभग 1 साल लगा, क्योंकि
अटल जी के बाद मुझे ध्यान से 2018 में भी हम लोगों ने उनकी पुण्यतिथि पर यह आयोजन किया था। तो उनके चित्र, उनकी कथा, उनके संस्मरण, उन सबको लेके आउटपुट करके अटल जी की कविताओं में एक संगीत है जो उसको कोई भी अगर गाएगा तो उसकी लय आती है। तो उस लय को लेके, उसके म्यूजिक को लेकर, उनकी भावनाओं को लेकर हमने ये कथा की अटल गाथा, और साथ में उनके जीवन के जो प्रेरक समन्वय थे या प्रेरक प्रसंग थे, और वैसे भी संसार में जितने भी महान पुरुष हैं, अगर आप उनके जीवन में देखेंगे तो उनकी सफलता से पूर्व जो उनका संघर्ष का समय है वो उनका प्रेरणा रहती है। तो अटल जी के जीवन में बहुत सारे उनके संघर्ष थे, उनकी प्रेरणा थी, जो अटल गाथा के माध्यम से हमने गई, और अटल जी की प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों में भी आए, उनके गीत आने वाले पाठ्य पुस्तकों के अंदर आए जो बड़े प्रेरक हैं। हम कदम मिला के चलना होगा, जो राष्ट्रीय एकता के लिए उन्होंने कहा, तो साथ में कुछ उनकी याद करो, जिसमें उन्होंने वीर सावरकर जी को, देश के महापुरुषों को नमन किया। तो उनकी कविताएं भी आगे पाठ्य पुस्तक में, ऐसा भी मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसा सरकार ऐसा करे, अपनी कविताओं को पाठ्य पुस्तकों में लाए कि हमारे आने वाले बच्चे भी इससे कुछ सीख सके, प्रेरणा ले सके। जैसे देखा जा रहा है आज हमारी जो नई पीढ़ी है वो अपने संस्कारों से भटक गई है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आज शिक्षा के लिए बहुत सारे स्कूल हैं, संस्कारों के लिए जो संस्कार की शिक्षा वो कम हो रही है। इसलिए हमें अपने सनातन रीति की और वैदिक रीति की जो हमारी परंपरा शिक्षा रीति है उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, और सच्ची बात यह है कि अपने बच्चों का ध्यान करना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रेरक कार्यक्रम में हम लेके आए, प्रेरक आयोजन में लेके जाएं, अपने तीर्थों, अपने मंदिरों पर धार्मिक चीजों का अगर उसमें बढ़ावा होगा तो निश्चित संस्कार भी जागृत होंगे। युवा पीढ़ियों का संदेश, हमारा युवा पीढ़ी को यही संदेश है, आज हमारी युवा पीढ़ी सब सफल होना चाहती है और बहुत कुछ जीवन में करना चाहती है, बड़े बड़े सपने देखती है, और वास्तव में बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, पर बड़े बड़े सपने देखने के बाद सुबह उठ के उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। और उसमें भुवनेश सिंघल हमारे इसके प्रमुख हैं। मैं समझता हूं आज 9वें वर्ष में ये कार्यक्रम विज्ञान भवन में होना, विज्ञान भवन के मुख्य हॉल में होना, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। और जिस प्रकार से अटल जी को, अटल जी की कृति को, अटल जी के जन्म दिवस को लोग स्मरण करने लगे हैं, वो भी एक बहुत खास बात है। इस बार जिन जिन लोगों को सम्मानित किया गया है वो इस देश के बहुत प्रमुख लोग हैं। दिव्या काकरान जैसा पहलवान, कन्हैया मित्तल जैसा व्यक्ति, और भारत को युद्ध जिताने वाले ऐसे लोग, अधिकारी, समाज सेवी, कला जगत से लोग, तो ये सब कुछ आप सब मीडिया के लोगों ने उनको जो वीडियो उनका लिया होगा, आप उनको बताएंगे तो लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। भारत रत्न तो थे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसके साथ साथ वो इंसानियत के बहुत बड़े पैरोकार थे। उनके गीत आज भी आपको विपरीत समय में भी खड़े रहने की और मनुष्य बने रहने की शिक्षा देते हैं, और उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। देखिए, कहने में तो बड़ा सहज सी लाइन लगती है, लेकिन पूरी दुनिया में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ करके, जिसने हमें 200 वर्षों तक गुलाम रखा, उसको भी हम इकोनॉमिकली पीछे छोड़ दिए हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 24 दिसंबर 2022 को, तो आप सबको ये जान करके खुशी होगी कि अगले 2-2.5 महीने में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने जा रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी को हम बड़ी तेजी से पीछे छोड़ रहे हैं, और यही कारण है कि आज देश में कल एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ, उसकी समीक्षा मीडिया के लोग भी, और खासतौर से मैं चाहूंगा जो वेब मीडिया के लोग हैं वो जरूर करें, चैनल्स जरूर करें, कि अब जो 3 रुपया किलो चावल मिलता था राशन में, राशन के कोटे से और राशन कार्ड से, और 2 रुपया किलो जो गेहूं मिलता था, अब उसको देश के प्रधानमंत्री ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। वो अगले साल 2023 के अक्टूबर तक अभी किया गया है, और हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि अगर हमारी यही गति रही
तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, आप सभी विज्ञान भवन में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो बताएं। तिवारी जी, राहुल गांधी द्वारा लगातार प्रश्न किया जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा को कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा ट्रोल किया जा रहा है। और ऐसा दिया जा रहा है कि लगातार जो है चाहे मेडिकल से अभी जो नए रूल बनाए गए हैं, नया कोरोना को लेकर के लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, ये यात्रा जो है क्या कहेंगे? वो देखिए, मैंने भी परसों से अपना मास्क निकाल दिया है। हम आपसे थोड़ा 2 गज की दूरी पे हैं, इसलिए हम बिना मास्क के बात कर रहे हैं। हम जैसे ही भीड़ में जाएंगे हम सतर्क हो जाएंगे। हमने तो देखा है ना, अपने लोगों को मरते देखा है। अब हम भारत को तो ये कोई काल्पनिक कहानी तो है नहीं। और आज चाइना में 8 लाख के आसपास लोग मर चुके हैं, जो जानकारी आई है। तो इस नए वेरिएंट में अगर देश के प्रधानमंत्री, देश का स्वास्थ्य मंत्रालय, हम सभी, मैं एम्स कमेटी का चेयरमैन हूं, अगर हम ये खतरा भांप करके सबको सतर्क कर रहे हैं, तो कांग्रेस को इसको क्यों बुरा लगता है? लेकिन याद रखिए, कांग्रेस जब पहली बार भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था चलिए दिया जलाते हैं, थाली बजाते हैं, लोगों को जगाते हैं, तो कांग्रेस मजाक बना रही थी। जब हम वैक्सीन ला रहे थे तो उसको ये लोग मोदी वैक्सीन बोलते थे, आज जी बीजेपी की वैक्सीन बोलते थे। आज उसी वैक्सीन को लगा के हम आप सुरक्षित हैं, वरना चाइना जैसा देश आज 7 लाख लोगों को खो चुका दोबारा। हम बूस्टर लगा रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं कि आप भी बूस्टर लगाइए। तो कांग्रेस को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये कोई स्पेशली उनके यात्रा के लिए नहीं है। यात्रा तो वैसे भी उनकी समाप्ति हो गई है, और यात्रा भी ब्रेक करके चल रही है। थोड़ी देर ब्रेकिंग में चल जाते हैं, लेकिन पूरा देश ब्रेक करने की नीयत रखते हैं। अभी तो सब तोड़ा ही है, जोड़ा क्या है? किसी चर्च में मिले तो वो भारत का विरोधी पादरी थे, रास्ते में मिले कन्हैया कुमार जैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों से भारत का दिल टूट गया। राजस्थान में आए तो किसी कांग्रेसी का मोबाइल तोड़ दिए। तो हंस तो तोड़ ही रहे हो, इस पे हम कुछ कहेंगे तो सब हंसने लग रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं सम्मान करता हूँ, मैं राहुल गांधी जी को सम्मान करता हूँ कि चलो कम से कम सड़क पे पैदल चलना तो आप सीख रहे हो, लेकिन उसके बाद कोविड में तो मत मारो लोगों को। ये तो सावधानी रखनी चाहिए। जी, बढ़ते वायरस को देखते हुए सरकार की कितनी तैयारियां हैं? हमारी पूरी तैयारी है, और आपको हम लगातार अपने देश पे नजर रखे हुए हैं। चाइना से आने वाली फ्लाइटों को हमने स्पेशल चेकिंग कर दी है, और मेरा मानना है कि अभी अगर 5-10 दिन में और कोई सतर्कता बरती जाती है तो सभी लोग उसका पालन करें। ये हमारी